हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई आप लोगों को प्रॉमिस के हिसाब से 80 में से 80 नंबर दिलाने की पूरी तैयारी जो मैंने कर रखी है ना, वो आज आपके तीसरे दिन पर आ गई है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें मैं करवा चुका हूँ और क्या मैं और करवाने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना सिस्टम से चल रही है और टाइम टेबल से चल रही है। थोड़ी तबीयत खराब है बट कोई बात नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या और कितना करा दिया है और कराने वाला हूँ। देखो भाई, आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये टाइम टेबल हमने बना दिया है। 24 तारीख को जो वीडियो गई थी उसका लिंक ये रहा, 25 का ये रहा, बाकी सब यहाँ पर आप देख सकते हो। शेड्यूल के हिसाब से सब चीज़ें रेडी कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को अगर 80 में से 80 लाने तो एनसीईआरटी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है, जाके इसे देख सकते हो। और इस ग्रुप में देखो 447 बच्चा जुड़ चुका है और वो अच्छे से हर एक चीज़ समझ रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ बकवास बातें करते हैं, प्रॉपर चीज़ें पूछते हैं, जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो सब मेरे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो मैं भी जवाब देता हूँ, प्रॉपर आप देख सकते हो। तो आप लोगों को अगर मार्क्स लाने हैं, अच्छे से हर एक चीज़ करनी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। भाई आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज उनको और कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है भाई, सबसे पहले आज जो मैं करवाऊंगा वो रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सॉरी माय बैड। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी स्लाइड तैयार है, अब बस आप तैयार हो जाओ। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यानी इस लाइन से और एक्स एक्सिस से और इस ऑर्डिनेट से जो एरिया बाउंड हो रहा है ना, वो बताना है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो लाइन क्या है? लाइन है y बराबर 3x प्लस का 2। तो भाई बॉक्स बनाओ, ठीक है। यहां x लिखा, यहां y लिखा। x की जगह 0 आ गया, y अपना 2 आ गया। y की जगह अगर 0 रखते हैं तो x माइनस का 2/3 आ गया। ये ट्रस्टेड तरीका है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका, और इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अब क्या करना है अपने को? अब भाई इन पॉइंटों को प्लॉट कर दो। 0 पे 2 है, लगभग यहां हो गया, माइनस का 2/3 अप्रॉक्सीमेट यहां ज्यूम कर लो। वो मुझे भी पता है थोड़ा छोटा ही होगा अंदर की तरफ, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने और भी तो पॉइंट्स दिए हैं, x बराबर -1 और 1। अब इसको समझो, आ जाओ। ये अपना माइनस का 1 है, ये रहा, और ये रहा अपना प्लस का 1। आपको इस एरिया के बारे में बताना है, जो ये एरिया बाउंड हो रहा है। अब इस एरिया को जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है भाई, आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर इसमें आप देखोगे तो अपना जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो -1 से लेकर 2/3 तक है। पूरी बात सुनना, -1 से लेकर 2/3 तक। अब यहां पर समझने वाली बात है, जब लिमिट x की है तो वैल्यू भी x में आनी चाहिए। तो ये y बराबर जो वैल्यू है ना, ये x की ही है, तो इसको आप लिखोगे 3x प्लस का 2 सिंपली। उसके बाद आप प्लस में आ जाओ, यहां माइनस के 2 बाई सॉरी भाई, माइनस के 2/3 से लेकर 1 तक सेम वैल्यू आएगी। अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझनी है, उसको ध्यान से देखो भाई। आप लोगों को पता है ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब यहां एरिया नेगेटिव आएगा, और एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसके ऊपर लगाओ मॉड्यूलस, ताकि वैल्यू पॉजिटिव ट्रीट हो। अब देखो आगे, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे ये जो वैल्यू है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3x प्लस का 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 है ना, इसको साइड कर दो या इसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर है 2/3, वो भी माइनस का, ठीक है भाई, और नीचे है माइनस का 1, और इस पर चल रहा है मॉड्यूलस, ताकि वैल्यू आए पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, माइनस के 2/3 से 1 तक था, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, देखो फटाफट, आ जाओ फटाफट भाई, सारी चीजें क्लियर करेंगे। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, बट मैं 6 लिखूंगा क्योंकि ये वाला 3 भी मैंने इंक्लूड कर दिया, जैसे यहां पे बताया था। अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, 1 और माइनस का 2/3। अब आ जाओ देखो भाई, माइनस का 2/3 रखा, 0 आया, माइनस का 1 रखो, माइनस का 1 आएगा, उसका स्क्वायर 1/6 हो जाएगा। लेकिन ये तो मॉड्यूलस में है, इस बात का ध्यान रखना। इधर आ जाओ, 1 रखो, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25/6, बीच में माइनस का सिंबल। अब 2/3 रखो, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो ये मॉड्यूलस में है, बेशक ये नेगेटिव है, बट ट्रीट तो पॉजिटिव ही होगा। यस, उसके बाद ये तो पॉजिटिव ही है, ये लो भाई। अब इन्हें ऐड कर दो, 25 और 6 1 26/6 काट दो भाई, 13/3 स्क्वायर यूनिट अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ आते हो, वीडियो देखते हो, लाइक वाइक करते नहीं हो यार। कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं लाइक करने के लिए, जब पसंद आएगी तभी तो करोगे, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं।
भाई इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। अब इस क्वेश्चन को ना मैं एक शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एंट्रेंसेस भी हैं, मैं उसमें फोकस ही नहीं करना चाहता अभी। लेकिन जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि अगर इसे एमसीक्यू में पूछ ले और हमारा टाइम वेस्ट हो, तो शॉर्टर वे भी पता होना चाहिए आंसर को निकालने का। सबसे पहले देखो क्या बोला, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ये है एलिप्स, ठीक है भाई। उसके बाद ये है एक सिंगल लाइन। आ जाओ बताता हूं, देखो ये हो गया लीजिए, ये क्या बन गया अपना एलिप्स, जिसमें x के नीचे 9 है। दैट मीन्स अगर आपको एलिप्स के बारे में थोड़ा भी पता है तो 9a का स्क्वायर होता है, मतलब वो 3 है। अगर आपको पता है 9 है यहां पर, और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 4 है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता होगा ये 9 जो है वो 3 का काम करता है, और y जो है वो यहाँ 2 लिखा जाएगा क्योंकि 4 वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसको आप जब x की लिमिट यूज कर रहे हो तो वैल्यू भी यहाँ से x में उठाओ। कैसे, देखो वाई स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एलसीएम ले लो इसका, वाई स्क्वायर अपॉन 4 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 4 इधर ले जाओ, 4/9, ठीक है, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट लगा दो, तो भाई 4/9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 4/9 रूट से बाहर आके कितना होगा 2/3, और ये होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये बन गया आपका एलिप्स की इक्वेशन जिसको आपको पुट करना है। अब बारी किसकी है, लाइन की। लाइन को पहले समझते हैं। देखो भाई, अगर आपको लाइन की प्लॉटेशन नहीं आती है तो फिर ये बॉक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को 0 रख दो, देखो वाई 2 आ जाएगा, वाई को 0 रख दो, देखो एक्स 3 आ जाएगा। तो जो कि आपको दिख ही रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यही होता है, लाइन ऐसे ही पास थ्रू होती है। अब शॉर्टर रीजन बोला था तो ये ऊपर वाला ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि लाइन बिल्कुल अटैच हो रही है, बिल्कुल टच हो रही है, ऊपर बिल्कुल टच हो रही है, ठीक है भाई। अब देखो आपको ये एरिया बताना है, तो पूरे इलिप्स में से ये जो 1/4 ऑफ इलिप्स है, इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। आ जाओ अब देखते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला। तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या बनेगा, आ जाओ। सबसे पहले देखो 0 से लेकर 3 तक आपने x की लिमिट ली है, तो यहाँ dx लिखो। फिर आप लिखोगे जो भी इक्वेशन आई है 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें से आप माइनस करोगे किसको, ध्यान से सुनना, 0 से 3 तक, बट लाइन को। तो लाइन की इक्वेशन भी आप यहीं से बनाओगे जैसे कि आपने एलिप्स की बनाई है। कैसे, देखो y/2 इधर ही छोड़ा, 1 माइनस x/3, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2/3 और 3 माइनस एक्स। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी जब आप इसका एलसीएम लोगे। देखो 3 एकम 3, 3 में से x और डिवाइड में 3 और मल्टीप्लाई में 2, डायरेक्ट, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पुट कर दो इसे, 2/3 और 3 माइनस एक्स, और ये आ गया dx, ठीक है भाई। अब क्या करना है, 2/3 तो ठीक ही है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। आ जाओ, x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं बता दूं कि भाई ये जो 7.7 एक्सरसाइज है ना आपकी, उसमें से सारे फॉर्मूले हैं, उसमें 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वही 3 है बस ये। और यहाँ पर आ गया प्लस a²/2, a तो अपना 9 है, और यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स x/a यानी x/3, और यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 0, ठीक है भाई, माइनस 2/3। फिर ध्यान से करना अब इंटीग्रेशन, क्योंकि 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, बट माइनस भी आएगा, तो वो माइनस मैंने बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, देख सकते हो भाई, एक्स के साथ अगर माइनस है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 लिखा था तो इसमें माइनस लिखोगे। अब इधर आ जाओ, ये 2/3 है, लिमिट्स पुट करो बहुत ध्यान से। जब आप 3 रखते हो तो देखो ये 0 हो जाएगा, हाँ या ना भाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। अब यहाँ प्लस में 9/2 है बच्चे, ये है x/3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/3, सिंपल। अब इसको थोड़ा समझना, माइनस में सोचना ही नहीं है, 0 0 पे खेलो, बात खत्म। सिंपल सी बात है। कैसे, देखो 0 रखा, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 0 रखा, साइन 0 कब होता है, 0 होता है। इधर आ जाओ, अब देखो 2/3 हो गया, अब ब्रैकेट में आ जाओ, 3 रखो, 0 आ गया, 3 माइनस 3 0 होता है। भाई जो 0 लगाना जानता है वो हीरो बनना जानता है। यहाँ रखो 0, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9/2। लो जी, क्लियर है क्वेश्चन। अब इसको पुट कर दो, देखो ध्यान से, आ जाओ। सबसे पहले ऑब्जर्व कर लो, यहाँ 2/3 है, सबसे पहले देखो यहाँ 2/3 है, और फिर 9/2 और साइन इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स 1 कब होता है, फटाफट बता दो। बिल्कुल 1 होता है π/2 पे, ठीक है भाई। और कुछ भी है क्या, नहीं है। उधर आ जाओ, माइनस में है कुछ, क्या है माइनस में, देख लो 2/3 और 9/2।
माइनस में है 2/3 और 9/2। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये तो आ गया 3। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, 2 दूनी 4, 3 3 9, ये भी 3 हो गया। अब लेकिन इसकी वैल्यू तो π/2 होती है ना, तो अपना आंसर आ गया 3π/2 माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट। अब एलसीएम वेलसीएम लेना है तो आप बात करो, सीधी सी बात है। अब ज़रा ना इस क्वेश्चन का शॉर्टकट समझना, बहुत प्यारा शॉर्टकट है। ये 3 था, ये 2 था। भाई एक बात बताओ, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये एरिया ऑफ एलिप्स है, उसका 1/4 है, हाँ या ना? और आपको चाहिए सिर्फ ऊपर वाला, तो ये ट्रायंगल भी माइनस करोगे आप, बिल्कुल, तभी आपका वो एरिया आएगा जो डिमांडेड है ऊपर वाला, हाँ या ना? तो देखो क्या रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल सकते हो। इलिप्स यानी 1/4 ऑफ द इलिप्स माइनस इस लाइन को क्यों देख रहे हो, ये ट्रायंगल का भी तो काम कर रही है, बिल्कुल। इलिप्स का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं भाई, π/AB होता है, बात खत्म। क्या होता है? π/AB। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। सिंपली देखो, 1/4 π/AB। AB कितना है हमारे पास? 3, और ये कितना है? 2। ये हो गया 3, ये हो गया 2। ट्रायंगल की बात करते हैं, बेस कितना है? 3, हाइट कितनी है? 2। 3 और 2 काट दो, 3 आ गया, काट दो, 2 आ गया, तो ये आ गया 3π/2। ध्यान से देखो, जो एरिया हमने निकाला वो 1 मिनट में आया नहीं आया, सेम बात पड़ी नहीं पड़ी? तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे शॉर्टकट को भी कवर अप करते हो और साथ के साथ सारी चीज़ों को भी कैसे कवर अप करते हो। सॉरी बच्चों, खांसी हो रही है, बस यही दिक्कत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। ये सब लिखा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत डिमांड है भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। कैसे करना है देखो, पहले इसको ऑब्जर्व करो। y है, x² + 1 है, मतलब पैराबोला है, बट पैराबोला में भी काफ़ी खास बात लिखी हुई है। फिर y = x + 1 है, और फिर x = 2 है। इन 3 चीज़ों की बातें करनी है। पहले डायग्राम को समझते हैं, ध्यान से देखना। जनरली अगर y = x² होता है ना, तो पैराबोला ऐसे बनता है, ठीक है, टच करते हुए। लेकिन यहाँ पर प्लस में 1 भी लिखा है, तो थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ, कुछ इस तरीके से। बोलो, बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाओ, तो ये वैल्यू आपकी 1 का काम करेगी। अब आ जाओ आगे, बहुत ध्यान से। भाई y = x + 1 भी तो है, अब इसको क्या करें, इसको बताता हूँ, आइए देखिए ध्यान से। देखो, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि भाई बॉक्स ड्रॉ कर लो लाइन के लिए, अगर कंफ्यूजन होती है आप लोगों को तो। मुझे तो पता डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करना है। x को 0 रखा, y 1, y को अगर 0 रखा तो x - 1। तो अब x - 1 कहाँ होगा? अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, और 0 पे 1 कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर x = 2 भी है, मुझे क्या पता 2 कहाँ ड्रॉ होगा, हो सकता है यहाँ भी हो जाए, हो सकता है आगे भी ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए मेरे को निकालने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देखो ध्यान से, ये लाइन और ये पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों। तो आ जाओ, इसको करते हैं सॉल्व। x² + 1, y = x + 1, दोनों को इक्वल कर दो। x² + 1 = x + 1, 1 से 1 क्या हो गया? माइनस, तो x² बराबर आ गया x, फिर आ गया x² - का x 0, फिर x कॉमन, फिर x - का 1, ये आ गया x = 0 और ये 1। तो x की वैल्यू 0 पे और 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये 0 पे तो हो ही गया, और 1, यानी ये वैल्यू 1 का काम करेगी। अब अपने को 2 चाहिए ना, तो 2 कहाँ है? ये रहा, तो ये रहा भाई 2। अब ये अपने को एरिया पता लगाना है कितना होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या? क्योंकि देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन बोला है, बाउंडेड वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। x की तरफ आपको चीजें लेकर जानी है। क्लियर है ये वाली बात? देखो y <= है x + 1 से, y <= है, तो ये बाउंडेड एरिया अपना होने वाला है। आ जाओ, अब रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं फटाफट। अब ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं। 0 से लेकर 1 तक किसका एरिया निकाला जाएगा? पैराबोला का। किसका? पैराबोला का, ठीक है, यानी x² + 1 का। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक किसका एरिया निकाला जाएगा? बिल्कुल, लाइन का। अब लाइन जरा बता दो क्या है? x + 1। अब उम्मीद करता हूं इसका सॉल्यूशन कर कर
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे अच्छे से कर कर। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी उतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपके पेपर में सारी बात बन जाए। देखो भाई, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बच्चे कह तो रहे हैं कि सर डिलीट है डिलीट है डिलीट है। भाई सीबीएसई पूछ रहा है यार, फर्स्ट टर्म में एग्जामों में पूछ लिया उसने। अब फर्स्ट टर्म कहां पर एग्जाम हुए? मिड टर्म के एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वहां पे पूछ लिया जाता है। तो देखो भाई, इस तरीके से अपने पास 3 पॉइंट अगर हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट बनाने आने चाहिए। जैसे कि 1,0 जो कि लगभग यहां आएगा, 1 हो गया, 0 में नहीं लिख रहा हूं। फिर 2,2 आएगा, तो अगर 2 यहां है तो थोड़ा सा और ऊपर 2 यहां भी होगा, तो ये 2,2 हो गया। फिर अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है 3,1, वो लगभग यहां पर आएगा 3,1। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, एक सेकेंड क्योंकि अपने को तीनों पॉइंट अज्यूम करने हैं ना। ठीक, आइए देखिए इस तरीके से। अब जब आप इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करोगे ना, यहां पे मैं कलर्स क्यों यूज कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। देखो, ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। जब आप इस लाइन को निकालते हो तो ये आएगी, इस लाइन को निकालोगे तो ये आएगी, लेकिन आपको ये नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए ताकि आपको सिर्फ ट्रायंगल दिखाई दे। तो आप समझना मेरी पूरी बात को, ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, आ जाइए फटाफट आइए। अब वापस अपने ब्लैक कलर पे आते हैं। देखो भाई, ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा जरा उसको समझना। मेरा रिक्वायर्ड एरिया बहुत ही प्यारा बनेगा और सिंपल बनेगा। देखो, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, मैं पूरा का पूरा पोर्शन बना के दे रहा हूं 1 से लेकर 2 तक। ठीक है भाई, किस लाइन के बारे में बात हो रही है? AB के बारे में। फिर प्लस 2 से लेकर 3 तक, देख सकते हो आप, पॉइंट्स की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है BC की। माइनस करना पड़ेगा आपको अब AC पूरा, यहां से 1 से लेकर 3 तक AC। लो जी, क्लियर है ये वाली बात। अब इन AB BC AC को फाइंड कैसे करना है वो समझना जरूरी है। आ जाओ भाई, ध्यान से देखना। अगर आपके पास पॉइंट्स हों तो पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनती है जरा ये समझो, मैं आपको दिखाता हूं। y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है। यहां आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सिंपली देख सकते हो आप, यहां पर वैल्यू और यहां पर वैल्यू, इनको यूज करना पड़ेगा। अब ये आपको कहां पर सिखाया गया था? क्लास 11th में। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज करा दिया। देखो, 2 पॉइंटों की बात है बस इसके अंदर। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं एक एक करके। पहले हमने उठाया A और B, ठीक है भाई। जब A और B आ गया तो इक्वेशन क्या बनती है? y माइनस y1। एक बार लिखूंगा, फिर हर बार इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भाई, y माइनस y1, y1 क्या है अपना, इसको यूज करते हैं, 0 है, और यहां पर अपना क्या है? 1 है। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, और सुनो ध्यान से भाई। y2 माइनस y1, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इक्वेशन देखो कितनी प्यारी बन गई, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1। ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। अब किसकी बात करनी है? BC की। तो B है अपने पास 2 2 और C है अपने पास 3 1। तो y माइनस y1 x माइनस x1। तो y1 कौन है? 2, x1 कौन है? 2। यहां पर क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है भाई, तो इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझना, हर बार इस BC की इक्वेशन में दिक्कत आती है बच्चों को। माइनस का x प्लस का 2, माइनस का 2 इधर जाके किसका होगा? प्लस का। तो 2 और 2 हो गया 4। अब ध्यान से देखो, जब आप यहाँ y लिख रहे हो तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं लास्ट थर्ड वाली इक्वेशन पे, जो कि है C और A। C और A, मैं जानबूझ के A को ना पहले लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? ताकि मैं y1 को यूज कर सकूं डायरेक्टली। तो देखो, y माइनस y1 जो कि ये 0 होगा और x माइनस का 1 होगा। यहां आ जाओ, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो y बराबर आ गया 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1। ये लो भाई, डायरेक्ट इक्वेशन बन गई और कोई टेंशन भी नहीं है। अब इन इक्वेशंस को पुट कैसे करना है वो समझना, फिर सॉल्व तो आप कर ही लोगे। AB कितना है? AB सर ये रहा, तो इसको लिखना कैसे? 2 ब्रैकेट में, अब अंदर लिख सकते हो डायरेक्ट x प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, और ये हो गया dx। बात खत्म। अब BC को बड़ा ध्यान से रखना, इसमें माइनस आ रहा है तो ये वैल्यू का माइनस है, ये नहीं कि आप इक्वेशन को माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये वैल्यू का माइनस है जो यूज करना है। तो BC की जगह आएगा x माइनस 4। ठीक है भाई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1/2, इसमें माइनस है,
ये माइनस लगाओ, ये तो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 3 तक x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2 है, इसका होगा x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 को बाहर कर दो, ये लो भाई लिमिट, 2 रख दो, 1 रख दो, इधर आ जाओ। 1/2 तो बाहर आना ही है, देखना भी कैसे, x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 करोगे ना तो वो वाला 2 बाहर आ गया, और ऊपर 3 है, नीचे 2 है। ओके, लास्ट वाली वैल्यू को थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि जगह कम है, शायद दिखाई ना दे, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और वैल्यू रहेगी 3 और 1, ठीक है भाई। अब इसको बस आपको पुट करना आना चाहिए क्योंकि 3 दिन से लगा पड़ा हूं इसको कराने में। अब अगर अब भी नहीं करोगे तो क्या फायदा है इसको करने का। जल्दी से इसको पुट कर फाइनल आंसर कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब ये हो गई खत्म वैल्यूज, ये इक्वेशन की वैल्यूज भी लिख लेना। अब अपने चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होना तो हर साल एक फिक्स क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री का। ऑर्डर और डिग्री पे तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको और दिखाता हूं, ध्यान से देखो, फिर सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। देखो अगर मैं आपसे बेसिक बोलूं, बेसिक बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक, जैसे कि डबल डेरिवेटिव का क्यूब प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर बराबर 9, ये वैल्यू है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। अब इस तरीके से बड़ा पूछता है पेपर में, सम बताओ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लिखना भूल जाता है, जल्दबाजी में हबड़ दबड़ मचा देता है। तो क्या करना, ऑर्डर कितना है इस क्वेश्चन में, सर 2, उसकी डिग्री कितनी है, सर 3, क्योंकि इससे हमें मतलब ही नहीं है चाहे इसकी 200 क्यों ना हो, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की पावर को डिग्री माना जाता है। डिग्री 3 है, उसने हमसे सम पूछा है तो लो जी 2 + 3 हो गया, इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा, 5 आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब एक स्पेशल क्वेश्चन करवाता हूं जो बोर्ड में पूछ के बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। ऑर्डर और डिग्री की बात हो रही है, इसमें ना इस तरीके से पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। याद रहे जो भी ऑर्डर हो उसकी पावर ना नेचुरल नंबर में हो तो बेहतर है, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर में बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ। देखो मैं इस क्वेश्चन में बनाऊंगा 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, मेरे को वेरी क्लियर है कि ऑर्डर तो दिखाई दे ही रहा है, ये पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब यही होता है, और यहां पर कांस्टेंट है और डबल डेरिवेटिव है। ऑर्डर में दिक्कत नहीं होगी कभी, ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, डिग्री की पावर को सही करना होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिग्री जो होती है वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दो, ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 2 आ गया, अब उसकी डिग्री की बात करनी है बस आपको। तो जब भी ऐसी वैल्यूज आ जाए ना तो इनको करेक्ट करो, नेचुरल में बनाओ। तो अगर ये अलग अलग हो तो इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अब इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो, दोनों तरफ पावर रेस कर दो। देखो मैं बताता हूं, 1/2 तो है ही, दोनों तरफ पावर 6 रेस कर दी मैंने। इधर आ जाओ, कांस्टेंट को लिख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1/3 है, उसमें भी 6 लिख दो, ठीक है भाई यहां तक। अब देखो 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब इस 3 वाली पावर से मतलब नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसको ओपन नहीं करोगे, a + b का क्यूब है, हो सकता है इसकी पावर ज्यादा आ जाए। बिल्कुल करते, अगर ये पावर 2 ना होती, मान लो इसकी पावर 2 होती, इसकी पावर क्या होती 2, तब मैं ये चीज सोचता जो अभी आप बोल रहे हो, ठीक है। ये चीज हम नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब मुझे ऑर्डर मिल गया है तो ये तो ऑर्डर कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तो इसकी डिग्री भी मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो इसलिए मेरे लिए डिग्री क्या होगी, सर डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2। तो यानी इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2। तो मैटर क्या करता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। और पेपर में इसी क्वेश्चन को सम पूछता है, कई बार बोलेगा a ऑर्डर है, b डिग्री है, a - b बताओ, a² + b बताओ, अंडर रूट a b बताओ, ठीक है भाई, a + b - ab बताओ। तो वो तरह तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से ऑर्डर डिग्री क्लियर है, पेपर में आएगा तो कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में। बच्चों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे से पूछते हैं वो यही आती है कि सर हमें तो पता ही नहीं लगता, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, होमोजीनियस लगाना है, या आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी है। तो क्वेश्चन को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। इस सवाल में सबसे पहले आप देखो, क्या सारे एक्स और वाई एक तरफ हो सकते हैं, मतलब एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। अगर हो सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप होमोजीनियस की तरफ जाओ। होमोजीनियस में देखो, क्या सवाल y/x या x/y की फॉर्म में बन सकता है, अगर बन सकता है तो होमोजीनियस है, नहीं बन सकता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है भाई। और उसका पैटर्न अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो मैंने क्या करा,
मैंने सेक स्क्वायर वाई को 10x को यहीं छोड़ दिया, प्लस का ये उधर जाके माइनस, ये 10y हो गया, ये आपका dx हो गया। ठीक है, अब देखो ये dy है, ये dy है और ये भी y है, तो इनको अलग कर दो। सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y और ये dy। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसको देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी कवर मिलेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। इस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कहीं हर चैप्टर में ये चीज़ बोल दो आप। ठीक है भाई, अब आ जाओ। इतना करने के बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, ये लिखना होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि ये तो भाई डायरेक्ट चीज़ हो सकती है। अब डायरेक्ट कैसे होगी आइए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। माइनस का खास ख्याल रखना और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो पता होनी चाहिए। साइड में जाना, आपको दिख रहा है दोनों सेमी इंटीग्रेशन है, तो लेट कर सकते हो I1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स वाले को कर लो जो आपका मन करे। ठीक है, लेट करो, मैंने आपको पहले ही सिखा चुका, लेट बाजी क्वेश्चन को डराती है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव ही यही होता है। ऊपर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई डी टी से, नीचे आ गया टी, 1/t का होता है log टी। अब टी की वैल्यू बोलो कितनी है भाई, टी की वैल्यू वेरी सिंपल है, कितनी है 10x। ठीक है, आप पुट कर दो इसे, ध्यान देना, माइनस log 10x। ठीक है, उधर log 10y, क्योंकि है तो दोनों सेम ही चीज। अब सुनो, यहां ना कांस्टेंट रखते हो आप, प्लस का c, तो उस c को ना आप log c भी लिख सकते हो, क्योंकि दो भी कांस्टेंट है, e की पावर 2 भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, sin 2 भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लगेगा या कुछ भी लगेगा वो कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो c अगर कांस्टेंट है तो उसको log c भी लिख सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर क्यों और कब, तो देखो जब पूरे सवाल में log आ रहा है तो क्यों ना इसको भी log लगा दिया जाए। बेनिफिट क्या होगा, माइनस का ये इधर आया, भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बच्चा बोलता है सर अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं तो आगे ना लेकर जाऊं, तो ये बड़ा डाउट होता है। तो भाई कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतने भी नंबर मिल जाते हैं। पर पूरे मार्क्स चाहिए तो भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, सिर्फ इतनी बातों से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आ जाओ, तो ये हो गया log 10y प्लस log 10x बराबर log c। तो देखो ये आ गया log, ये हो गया 10x इंटू में 10y, क्योंकि log अगर प्लस में होते तो वैल्यू इंटू में होती है। ये हो गया log c। अब देखो log से log कंपेयर हो गया, काटा नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया 10x इंटू में 10y इक्वल टू में c। लो जी, आंसर रेडी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, सारे डाउट क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई इसे भी पहचानना है, दिख रहा है इसमें dx और dy, तो dy को मैं हर बार की तरह इधर ही छोड़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है इधर रखना dy को। सेक स्क्वायर एक्स सॉरी y है, dy है, ये इधर जाएगा, माइनस का e की पावर x 10y dx। तो क्या कर सकते हैं सर, ये ब्रैकेट है, तो भाई सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10y, ओहो सेम चीज आ गई ना, dy बराबर माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर x dx। देख सकते हो ये वैल्यू डिवाइड में आ गई और ये वैल्यू डिवाइड में चली गई। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लूं तो ई की पावर x माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपनी वैल्यू बचेगी ई की पावर x माइनस का 1। ठीक है, और इधर बचेगा सेक स्क्वायर y 10y, और ये लगी अपनी इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब देखो ये अभी आप करके आए हो log 10y। ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसको भी साइड में जाके लेट करो, साफ साफ दिख रहा है e की पावर x माइनस 1 को t मानने पे e की पावर x ही आता है, हाँ या ना? बिल्कुल, जरा देखते जाओ। इसकी जगह आ गया dt और नीचे वाले की जगह आ गया t, तो ये भी बनेगा log t। अब t की वैल्यू अपने को पता है, log t कितना है, e की पावर x माइनस 1 प्लस log c, अभी बताया था आपको इसके बारे में। अब दोनों log प्लस में है तो इनटू कर दो, c ब्रैकेट में e की पावर x माइनस का 1, यहाँ भी log 10y है, अब log से log कर दो कंपेयर, लो जी कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 10y
बराबर सी ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है क्या? अच्छा चलो छोटी सी बात करते हैं भाई। ये जो अभी आप सॉल्यूशन कर रहे थे इसका क्या नाम होता है भाई? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है तो एक बार मैं डिस्कस कर दूं आपसे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, याद रहे जितने ऑर्डर होते हैं उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जैसे किसी सवाल में ऑर्डर है 4, ठीक है, तो उसके अंदर कांस्टेंट भी 4 होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो नाम से ही लिखा हुआ है पर्टिकुलर, इसके अलावा कोई और सा नहीं। तो इसमें ना आप सी की वैल्यू फाइंड करते हो। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना आपको एक्स और वाई दिया होता है। अब ऑर्डर कुछ भी हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 होते हैं। जनरल में उतने कांस्टेंट होते हैं जितने उसके ऑर्डर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से सीखते चलो हर एक चीज। अब ये सवाल आ गया, देखो भाई इसमें एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रूट में है, तो हम होमोजीनियस की तरफ जाएंगे। क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर या वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई ऐसा कुछ बना सकता है? आओ देखते हैं। देखो भाई एक्स है डी वाई है, ठीक है भाई, माइनस का इधर आके प्लस का, सर अभी क्यों लिया है भाई? वही वाली आदत, डी एक्स वाले एक तरफ कर दिए। अब अगर मैं डी एक्स कॉमन भी ले लूँ तो भी एक्स और वाई वाले सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब होमोजीनियस की तरफ देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, डी वाई है अपॉन में डी एक्स ले आओ, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब समझो ध्यान से देखो, ये वाई अपॉन एक्स बन रहा है ना, तो कैसे बनाएंगे? आ जाओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब समझो ये रूट में है ना, इसको भी रूट में ले आओ, पर इसको स्क्वायर लगा दो ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। फिर इसको ले आओ एक्स स्क्वायर दोनों के डिवाइड में, तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर काटेगा तो 1 आएगा, और वाई अपॉन एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। लो जी, हो गई बात क्लियर, बन गई इक्वेशन वाई अपॉन एक्स। तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। भाई इतने सालों से रिकॉर्ड है, बोर्ड के अंदर कभी नहीं बोलता कि होमोजीनियस वाली बात को प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि अगर उसने ये बोल दिया तो आपके लिए कितना आसान हो गया, आपको सोचना ही नहीं है क्वेश्चन कहां से आया, आप होमोजीनियस ही करोगे ना। कंफर्म बात है ये वाली। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ज्यादातर पेपर में सीधा सॉल्यूशन आता है, तो बस आप ये लाइन लिखो और क्वेश्चन को शुरू करो। आपका क्वेश्चन बन चुका है, देख सकते हो आप। अब इसमें लेट क्या करना होता है? इसमें ना एक वैल्यू लेट करनी होती है v, विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अगर सवाल x अपॉन वाई की फॉर्म में होता तो आप x अपॉन वाई लिखते, ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में है तो आपको y अपॉन एक्स लिखना है। फिर ये vx इक्वल टू वाई होता है। अब क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सवाल भी x की ही रिस्पेक्ट में है। अब देखो v ऐसे ही छोड़ा, x का 1, x ऐसे ही छोड़ा, v का dv अपॉन dx और y का dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखते चलना, बहुत ध्यान से देखते चलना, चीजें यहीं से जनरेट होती हैं। जरा dy अपॉन dx को देखो, ये रहा, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा सवाल ध्यान से देखो। अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि आपने y अपॉन एक्स को v माना है, प्लस में v, और v से v क्या हो गया? माइनस, क्या बचा? x dv अपॉन dx। अब लगेगा वेरिएबल सेपरेबल, देखो सवाल 2 वेरिएबल में आ गया, v और x, तो v तो इधर ही रहता है, ये चीज डिवाइड में आती है, dx ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। ठीक है भाई, अब लगा दो इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, अब इसका क्या होता है? रूट में है ये, ध्यान से सुनना भाई, रूट वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, रूट वाला, लॉग वाला लगेगा इसके अंदर, तो भाई आएगा x प्लस अंडर रूट, सेम टू सेम, ज़्यादा सोचो ही मत, प्लस हो गया यहाँ पे बराबर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स, प्लस में क्या लगाओगे? सर लॉग सी लगाएंगे ना, जब चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं तो। बहुत बढ़िया, अब इसको लिखना कैसे है? लॉग v का y अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देख सकते हो आप। ठीक है भाई, y अपॉन एक्स हो गया उसका, बराबर में हो गया लॉग सी एक्स। अब क्यों करा ये आपको पता है, लॉग से लॉग हो गया कंपेयर। अब एलसीएम की कहानी बैठाओ यहाँ पे, ध्यान से सुनो। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट में है ना,
तो यहाँ आ गया x बाहर आ गया। अब यहाँ है सी एक्स, तो अपना आंसर देखो कितना प्यारा बन गया, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बराबर सी एक्स। तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। लो जी, ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे से? कोई भी डाउट हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हो कि सर ये करा दो वो करा दो, वो सब कराया जाएगा, बस कमेंट में बताओ आके, तभी मैं आपको वो चीज़ करा पाऊंगा। ठीक है भाई, आ जाओ। तबीयत खराब है बट कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर सकते हैं, बस आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, चीज़ें साथ के साथ मेरे पढ़नी पड़ेगी। जबरदस्ती वीडियो देखने की बात नहीं है, अगर आपको वर्थ इट लगती है तो बिल्कुल देखो यार, पेपर में काम आएगा। ये नहीं कि एंड के 10 दिन में जाग रहे हो, अब तो बच्चे भी नहीं है उतने दिन। देखो ये भी आपका साफ साफ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाले, मतलब अपने आप बता रहे हैं कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ऑलरेडी कॉस साइन में y अपॉन एक्स बना हुआ है। तो क्या करें, ध्यान से सुनना, ये रहेगा x कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, और इस पूरे के ब्रैकेट में है y, इसके डिवाइड में लेकर आ जाओ इसको पूरे को, x और y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, बराबर में रखो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, y अपॉन एक्स तो ठीक है अपनी जगह, नो प्रॉब्लम, हमें चाहिए भी वही था। ऊपर समझो यहाँ x है पर हमें तो y अपॉन एक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी x से डिवाइड नीचे भी x से डिवाइड, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब समझना, ये तो y अपॉन एक्स बन गया, ये रहा। जब x दोनों के डिवाइड में है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कॉस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स। पूरे सवाल में y अपॉन एक्स छाना चाहिए भाई। ठीक है, यहां पर y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। लो जी, क्लियर है यहां तक? अब इधर आ जाओ, यहां है dy अपॉन डी एक्स। तो ध्यान से देखो भाई, dy अपॉन डी एक्स आपका बन गया y अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो फिर से वही कहानी, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अब वही लेटबाजी दिखाते हैं, फिर से आ जाओ। y या v बराबर y अपॉन एक्स, अब तो याद हो गया होगा, वी एक्स बराबर y, v ऐसे ही छोड़ा, x का 1, x ऐसे ही छोड़ा, v का डी वी अपॉन डी एक्स, y का डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, अब आपको कह सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, पेपर में ना डिफरेंशियल इक्वेशन का रिकॉर्ड है, ये बस एनसीईआरटी से ही पूछता है चीजें बहुत बार। अगर चॉइस में क्वेश्चन आता है ना तो एनसीईआरटी से ज्यादा आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने एनसीईआरटी की अपलोड करी थी, बस उतने क्वेश्चन कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन के 8-9 नंबर आपके हो गए। सोचना ही नहीं है, इधर उधर देखना ही नहीं है, धक्का दो सबको। आ जाओ, देखो भाई, v है प्लस x है, डी वी अपॉन डी एक्स है बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखो, ये रहा, एक एक करके चीजें रखेंगे। v रखा सबसे पहले, ब्रैकेट कॉस v प्लस v साइन v, देख सकते हो, कॉस v प्लस v साइन v, नीचे v साइन v माइनस कॉस v। अब क्या करना है, अब एलसीएम की कहानी, बहुत ध्यान से सुनना। प्लस का उधर जाके पहले तो v किसका होगा, माइनस का। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रुक के करते हैं, रुक जाओ। v साइन v माइनस कॉस v और ये माइनस का v। ठीक है, अब इधर आ जाओ, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब मल्टीप्लाई करो, v कॉस v, v स्क्वायर साइन v और ब्रैकेट में v साइन v माइनस का कॉस v, डिवाइड में क्या आएगा, v साइन v v कॉस v। ठीक है भाई, अब देखते चलो, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मल्टीप्लाई होना भी बाकी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो v कॉस v आएगा, v स्क्वायर साइन v आएगा, माइनस में v स्क्वायर साइन v फिर से आएगा, और प्लस में v कॉस v आएगा, डिवाइड में v साइन v और कॉस v भी आएगा। ये देखो माइनस हो गया सिंपली। अब अगली चीजों को पीछे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ध्यान से देखो, v कॉस v, वहां भी v कॉस v, कितनी बार आ गया, 2 बार। अब डिवाइड में आ जाओ, v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, अब कर दो सेपरेट, dv है ना, सेपरेट कर दो, v साइन v माइनस का कॉस v डिवाइडेड बाय 2v कॉस v, और यहां dv है और हर बार की तरह dx ऊपर
और ये x नीचे, तो dx अपॉन x। अब इसको सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन जब आप लगाओगे तो ये दोनों के डिवाइड में है, 2 को साइड कर दो, 1/2 हो गया साइड। अब इसको दोनों के बटे में लेकर जाओ, v साइन v, v कॉस v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय v कॉस v। और आप देख सकते हो सब में log की बात आएगी तो इसको भी log x कर ही दो, और प्लस में log c भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब आ जाओ, v से v गया, cos से cos गया, तो क्या बचा सर? ये बचा साइन अपॉन कॉस 10v, ये 1/v और ये dv, और ये तो आपने लगा ही दिया log cx। ठीक है भाई, आ जाओ आगे देखते चलो। 1/2 है, 10v का क्या होता है भाई? log sec v। ठीक है भाई, सिंपल, डायरेक्ट याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन में मैंने याद भी करवाया था आपको। ठीक है, अगर इसका क्या होता है? log v। ठीक है, इधर क्या है? log cx। अब क्या करना है? ये जो 2 है इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 log cv। ठीक है, सॉरी cx। ओके, अब इधर आ जाओ, ये log में वैल्यूज माइनस में है, किस में है बच्चे? माइनस, तो इसको डिवाइड में लिख दो। किस में लिख दो? डिवाइड में, sec v अपॉन v। अब समझो, log log कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 को ले जाओ वहाँ पावर में, क्योंकि log के आगे कोई नंबर होता है तो वो पावर में जाता है। ये होगा c स्क्वायर x स्क्वायर, और c को c1 लिख लेना क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट मतलब सारे c एक साथ कंबाइंड करेंगे। यहाँ पर है log v और sec v। अब देखो, log से log कंपेयर हो गया, फाइनल आंसर की तरफ हो आप, sec v अपॉन v बराबर c स्क्वायर और x स्क्वायर। अब जो अपॉन का v है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा sec y अपॉन x बराबर v c स्क्वायर x स्क्वायर। c1 लेके चलना है, वो आपकी इच्छा है। ये y अपॉन x हो गया, ये c1 स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब समझो ज़रा ध्यान से, क्योंकि आंसर आ गया। एक x से एक x कैंसिल। अब कांस्टेंट को बहुत बार नहीं दिखाना, जितना भी कांस्टेंट आए सबको कंबाइंड करके बोलो बस आप एक c हो। क्या हो आप? c हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? sec y अपॉन x बराबर c x y। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बोलो क्लियर हुआ क्या भाई? 5-6 मिनट तो लगेंगे ना क्वेश्चन में, अगर इसमें 8 मिनट भी लग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट लगा दे रहे हो और क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है तो यू आर टू गुड। 11 भी लग जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 15 मत लगाना बस। ठीक है, आ जाओ अगले की तरफ चलते हैं। उस पर चलने से पहले थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न को समझते हैं। भाई देखो, सवाल इस तरीके से आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, पी वाई बराबर क्यू। एक पैटर्न बनता है, तभी इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। पी और क्यू एक्स में होने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, ये पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, उसके बाद अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि होती है वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यही सब चीजें बदल जाती हैं अगर इक्वेशन का पैटर्न बदल जाए, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए तो ये पी एक्स हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, दोनों चीजें वाई में आ जाती हैं। ध्यान से देखो, सेम हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी जरा सा चेंज आता है, पी डी वाई हो जाता है। क्या होता है? डी वाई। अब यहां पर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो क्लियर है ये वाली बात? बराबर क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाकी सब सेम ही है, बस यहां डी वाई आ जाएगा, प्लस में सी आएगा। सब कुछ सिमिलर वे में करना है। क्वेश्चन कराता हूं तभी समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो भाई देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये मैंने आपको पूरा परफॉर्मा समझाया है, इस पे देखो ये क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इतने से बात नहीं बनती है, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कई बार कह दिया कि पेपर में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, ये बात कंफर्म है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो भाई, ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसी को अगर मैं पर्टिकुलर बनाना चाहूं तो बस मैं आपको x और y की वैल्यू बता दूंगा। एक बार आपको x और y की वैल्यू मिल गई, उसे रख दो, पुट कर दो, और अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। तो पहले इसका सॉल्यूशन समझते हैं, पैटर्न को ध्यान से समझना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स बराबर कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखो
यहां पर सबसे पहले तो आपको dy को d अपॉन एक्स यानी dy अपॉन dx बनाना पड़ेगा। जो चीज आप यहां लाए हो वो यहां भी लानी पड़ेगी, यहां भी लानी पड़ेगी, जस्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको कई बार कहा है कि भाई इस चीज को इंडिपेंडेंट रखा करो, तो जब ये इंडिपेंडेंट रहना है तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये भी सबके डिवाइड में आएगा। देख सकते हो आप। अब इससे अपने को एक नई इक्वेशन मिलेगी, देखो कैंसिल dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y हो गया। यहां पे cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली अपनी इक्वेशन तैयार है। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो, किससे कंपेयर करना है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। ठीक है भाई। अब देखो p क्या है हमारा, सर p है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या है अपना cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये वाली बात। अब इस सवाल में सबसे पहले आपको चाहिए होता है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस पे एमसीक्यू भी बहुत बनते हैं भाई, बहुत एमसीक्यू बनते हैं पेपर में, हर साल एक आधा एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर, ये हो गया पी डी एक्स। अब अपना p क्या है जरा बताओ, p ये रहा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये चीज को लेट करने से ही यही आएगा, क्योंकि इतने दिन से अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो और ये बात नहीं पता तो यार फिर कोई फायदा नहीं है इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। ठीक है ना। आ जाओ, ये देखो इसका आएगा 2x dx बराबर dt, डायरेक्ट डेरिवेटिव। अब इसको पुट कर दो इसकी जगह, e की पावर dt अपॉन t। अब ये क्या होता है सर, ये तो वेरी सिंपल बात है भाई, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ t, यानी इसको आप लिख सकते हो log t। ये चीज कई बार डिस्कस हो चुकी है कि ई से लॉग कट जाता है। ठीक है भाई। टी की जगह क्या आएगा भाई, टी की जगह आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब चलते हैं अगले इसके सॉल्यूशन की तरफ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो उसमें लिखते हैं हम y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है भाई। ये हो गया dx प्लस में c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या आया है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, ये देखो ये रहा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया dx प्लस में आ गया c। अब देखो ये है cot x, cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, log sin x। और यहां मैं आप c को log नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये log है और कोई सवाल में log नहीं है, तो ये y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन। इसी का अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हो, पेपर के अंदर पूछे तो भाई x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करते हैं, c निकल कर आता है और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस इतना ही। तो भाई आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई अगर आप लोग चैनल पे चाहे नए हो चाहे पुराने, तो इस चीज को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको टाइम टेबल भी मिलता है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूं। देखो भाई ये टाइम टेबल है अपना, और ये रहा अपना, एक सेकेंड, बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन में ना मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम का भी लिंक डलवा दूंगा। तो मैथ्स की महफिल करके जो ग्रुप है ना, वहां पे 400-450 बच्चा आ चुका है। आपकी भी बारी है, आप भी आ जाओ, वहां पर अच्छे से सारे डाउट क्लियर करेंगे, जो भी आपकी दिक्कत है सबको दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो हम है ना। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय।